So in adiabatic process, there is no heat exchange with the surrounding. Delta Q zero हो गया. It's a fast process. And when you apply first law of thermodynamics here, तो हो जाएगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू जीरो. इसका मतलब क्या हुआ? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. इफ डेल्टा डब्ल्यू इज पॉजिटिव, मतलब वर्क इज डन बाय द सिस्टम एक्सपेंशन. वर्क इज डन बाय द सिस्टम. तो अगर कोई सिस्टम में एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है तो क्या होगा? वर्क डन पॉजिटिव हो गया. देन डेल्टा यू क्या होना चाहिए? नेगेटिव. तभी तो दोनों का सम जीरो आएगा. अगर डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव है, आई एडियाबैटिकली सिस्टम एक्सपैंड कर रहा है, तो उस सिचुएशन में डेल्टा यू विल बी नेगेटिव. डेल्टा यू क्या होता है? डेल्टा यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. इफ यू रिमेंबर, हमने किया हुआ है पहले भी. डेल्टा यू इज एन सी वी डेल्टा टी. तो अगर डेल्टा यू नेगेटिव है, दैट मीन्स टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम वुड फॉल. टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम वुड फॉल. टेम्परेचर विल डिक्रीज. जब भी सिस्टम एडियाबैटिकली एक्सपैंड करता है तो टेम्परेचर फॉल करता है. whenever लिख लो. whenever a system undergoes whenever a thermodynamic system undergoes adiabatic expansion adiabatic expansion, its temperature will fall. its temperature will fall. सो एडियाबैटिक एक्सपेंशन कैसे होता है? रेफ्रिजरेटर में होता है, एयर कंडीशनिंग में, एसी में होता है. तो उसी की वजह से टेम्परेचर फॉल करता है. Like sudden burst of a tube or a tire in a car will result in fall in temperature, because जो एयर ट्यूब या टायर में कंप्रेस थी, अगर वो सडनली एक्सपेंड करेगी, तो दैट इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन. तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाता है. अब दूसरा केस, अगर डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव हुआ तो फिर क्या होगा? डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव का मतलब हुआ है कंप्रेशन. वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. तो अगर डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव है, वर्क डन नेगेटिव है, इसका मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. कंप्रेस कर रहे हैं हम उसको. तो अगर वर्क डन नेगेटिव हुआ तो डेल्टा यू विल बी पॉजिटिव. दैट इज टेम्परेचर विल इंक्रीज. टेम्परेचर इंक्रीज करेगा. तो जब भी कोई सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, एडियाबैटिकली कंप्रेस होगा, अगर किसी सिस्टम में एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है, तो उसका टेम्परेचर राइज करता है. In adiabatic compression, temperature will rise. So this process also occurs in the heat engine. जितने भी कार के, मोटरसाइकिल के इंजन होते हैं, उनको आईसीयू बोला जाता है. इंटरनल कंबशन इंजन, आईसीई. मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूरा 2 साल पढ़ना पड़ता है. आइस. ऑल कार्स विच आर रनिंग ऑन पेट्रोल और गैस, डीजल और पेट्रोल, दे आर ice. They have internal combustion engine. The fuel is mixed with air, is burned inside the piston, and then it moves up and down. That motion converts to rotatory motion. The car runs, so motorcycle runs. तो सारे इंटरनल कम्बशन में, इंजन में ये प्रोसेस होता है. 4 प्रोसेस होते हैं: एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन.
उसे एक पूरा साइक्लिक प्रोसेस होता है. सो दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस. देयर इज नो हीट exchange with the surrounding. System is isolated from the surrounding. और नंदिनी, मॉक टेस्ट कैसा हुआ? ठीक था। ठीक ही था. हम्म। चलो गुड. अब हम फाइन फॉर्मूला डिराइव करेंगे वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस. लिख लो एक बार, ये लिख लो पूरा. फिर वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, या तो आइसोथर्मल प्रोसेस का 3 मार्क का आएगा, या फिर एडियाबैटिक प्रोसेस इफ एट ऑल इट्स देयर इन द सिलेबस. काव्य, तुम्हारा आ रहा है एग्जाम में या डिलीट हो चुका है सिलेबस से? पर मेरे को अभी पता नहीं है। क्यों, स्कूल नहीं गई काफी दिनों से? स्कूल, हाँ, बहुत टाइम से नहीं हुआ। और मैम ने बताया था कि अभी देखते हैं क्या करेंगे, अभी डिसाइड नहीं किया उन्होंने, क्योंकि काफी सिलेबस बचा हुआ है। तो काफी टाइम, 1 साल हो गया वो स्कूल गए. नहीं सर, तो 2 हफ्ते। 95 में, अब 96 में 2025 में गई थी, 26 में जाओगे तुम? वाह सर। बहुत छुट्टियां की तुमने, कहाँ गई थी घूमने? सर मैं छुट्टियां नहीं करी, मेरी स्कूल की छुट्टियां थी। अच्छा, नहीं यहाँ से बहुत छुट्टी मारी तुमने. सो अब लिख लो वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस. वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस. सो वी नो in adiabatic process, there's no heat exchange. As a result, first law of thermodynamics becomes delta U plus delta W. ठीक है. सो डेल्टा W विल बी माइनस डेल्टा U. एक बार इतना लिख लो. और डेल्टा U का क्या फॉर्मूला है, नंदिनी? अगर नींद आ रही है? आज से स्कूल की याद हो गई थी। हम्म. अच्छा, ओ हाँ हाँ, ओके एनसीवी ओके। डेल्टा टी, ठीक है. और सीवी को यू कैन ऑल्सो राइट एन. सीवी को होता है आर ओवर गामा माइनस डी टी. मैं लिख लेता हूँ बिकॉज मुझे इंटीग्रेशन भी करना है यहाँ पे. तो डेल्टा डब्ल्यू, द वर्क डन वुड बी माइनस एन आर ओवर गामा माइनस 1 डी टी. अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं. लगता है 11 क्लास तो स्कूल वाले बिल्कुल सीरियस नहीं लेते. सो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, माइनस एन आर ओवर गामा माइनस 1 डी टी. तो 1 का इंटीग्रेशन वर्क के रेस्पेक्ट में डब्ल्यू हो जाएगा. यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लो इंटीग्रेशन से. सो ये आएगा इंटीग्रेशन 1 डी टी. इनिशियल टेम्परेचर T1, फाइनल टेम्परेचर T2. Because even though we don't have supply heat or withdraw heat from the system, temperature of the system would change. So work done would be nr over gamma minus 1. 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में t हो जाएगा. लोअर लिमिट T1, अपर लिमिट T2. और फिर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, T1 की जगह अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट.
So work done would be nr T2 minus T1 by gamma minus 1, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दो, nr T1 माइनस nr T2, ये भी यूज हो सकता है. बट यू नो P1 V1 would be nr T1, P2 V2 would be nr T2. If you want, you can use this formula also for work done. P1 V1 minus P2 V2 over gamma minus 1. तो ये दो फॉर्मूले हैं वर्क डन के एडियाबैटिक प्रोसेस में. तो अगर क्वेश्चन में प्रेशर एंड वॉल्यूम दे रखा है तो P1 V1 माइनस P2 V2 यूज कर लेना. अदरवाइज टेम्परेचर अगर गिवन है तो टेम्परेचर वाला यूज कर लोगे. एन और आर तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स एंड गामा विल बी गिवन डिपेंडिंग अपॉन वेदर डायटोमिक मोनोटोमिक और पॉलीटोमिक गैस. जिया गामा क्या था? हाँ सर। व्हाट इज गामा? एक सेकेंड। देख के बताओगे? हाँ जी। क्यों, फिर तो फायदा क्या हुआ पूछने का. नंदिनी को तो ऐसे ही पता है, बिना देखे बता सकती हो. गामा बताना नंदिनी. काफी मुश्किल में हुआ था। काव्या को तो पता ही है बिल्कुल. GAMMA गामा. गामा इज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, CP/CV. ठीक है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ. सीपी गामा की माइनस हम्म. कैपिटल आर है। हाँ. सीपी माइनस सीवी क्या है, फिर कैपिटल आर। हाँ, दैट इज मेयर्स इक्वेशन. उसका डेरिवेशन हमने किया था लास्ट क्लास में, वो आएगा एग्जाम में. तो ओके। CP/CV इज गामा. CP/CV इज 5/3 विच इज 1.67. कितना होगा? वन. हाँ, 1.67 हो जाएगा फॉर मोनोटॉमिक गैस. जितनी भी इनर्ट गैसेस होती हैं वो मोनोटॉमिक होती हैं. गामा इज 7/5 फॉर diatomic gases like नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, etc. एंड पॉलीटॉमिक के लिए कितना होता है? 4/3, 1.33 फॉर पॉलीटॉमिक गैसेस लाइक ओजोन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड. इनके लिए इसकी वैल्यू इतनी होती है. लिख लिया? एडियाबैटिक प्रोसेस में, लाइक इफ यू रिमेंबर, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या था? PV वाज कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट. बट इन एडियाबैटिक प्रोसेस we have equation PV gamma equals to constant. PV to the power gamma equals to constant. And indicator diagram अगर बनाओगे, it is very similar to ADA isothermal process but slightly more steep. If I draw graph of isothermal process एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, दोनों का इकट्ठा अगर मैं बनाऊंगा ग्राफ, तो जो ज्यादा स्टीपर होगा ना, दैट वुड बी एडियाबैटिक. सो इन दोनों ग्राफ में देखो जरा कौन सा स्टीपर है. इसका स्लोप ज्यादा नजर आ रहा है तुम्हें? ये ज्यादा स्टीप है ना. तो जो ग्राफ ज्यादा स्टीप होता है वो एडियाबैटिक होता है.
एंड जो कम स्टीप होता है वो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। सो सेम पीवी ग्राफ में अगर हमें दो अलग अलग डिफरेंट कर्व्स दे रखे हैं विद डिफरेंट स्लोप्स, स्टीपर वन वुड बी एडियाबैटिक एंड अदर वन वुड बी आइसोथर्मल। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज इफ आई डिफरेंशिएट दिस एंड फाइंड डीपी बाई डीपी डीवी विल बी माइनस गामा पी बाय रो, पी बाय वी। ये होता है एडियाबैटिक, इसका स्लोप ज्यादा होता है, मतलब ज्यादा स्टीप होता है ये। जबकि आइसोथर्मल में क्या होगा, इट इज माइनस पी बाय वी। तो गामा की वैल्यू हमेशा वन से बड़ी होती है, ये ज्यादा स्टीप होता है। लेस स्टीप। कंसेप्चुअली आप एमसीक्यू में ही आ सकते हैं क्वेश्चंस। तो अगर हम किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को एक स्टेट से दूसरी उसमें ले जाते हैं स्टेट में, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा। So this formula basically relates volume and pressure in adiabatic process. Or you can say P1 by P2 is equal to V2 by V1 to the power gamma. Can you find a relation between volume and temperature? यूजिंग गैस इक्वेशन हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर को रिप्लेस कर देते हैं, पी को रिप्लेस करो एनआरटी बाय वी, वी से, है ना। सो वी कैन रिप्लेस पी एज एनआरटी बाय वी। देखो क्या आता है, इसमें कर देते हैं। P1 हो जाएगा NR T1 by V1, V1 गामा। P2 को रिप्लेस कर रहा हूं मैं NR T2 by V2 एंड V2 गामा। NR कैंसिल हो गया, V1 ऊपर आ जाएगा, तो T1 V1 गामा -1 इक्वल टू T2 V2 गामा -1। और T1 by T2 is equal to V2 by V1 gamma -1। This is another way of writing this process। तो अगर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में टेम्परेचर एंड वॉल्यूम में रिलेशन है, तो यू कैन ऑलवेज यूज दिस। अब एक काम करो, थर्ड इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर बनाओ, पी और टी में रिलेशन करो, derive a relation between P and T। Between P and T. हाँ, प्रेशर एंड टेम्परेचर।
पहली वाली में तुम वॉल्यूम को रिप्लेस कर दो या तो नहीं। वॉल्यूम को यू कैन राइट एन आर टी बाय पी। सो पी वन वॉल्यूम की जगह एन आर टी बाय पी गामा। पी टू एन आर टी बाय एन आर टी वन या टी टू आएगा बाय वी। और P1 और P2 भी आएगा। हम्म। वी को रिप्लेस किया हमने। सो उसके बाद एन आर तो कट जाएगा। So the relation would be T1 to the power gamma over P1 गामा माइनस वन, है ना, गामा वन से बड़ा होता है। T2 गामा ओवर P2 गामा माइनस वन। और else you can also remember this way, T1 by T2 raised to power gamma equal to P1 by P2 raised to power gamma minus वन। ये तो उसमें भी आएगा, सेम आएगा। नहीं, सेकंड वाले में भी वही आएगा। उसमें क्या है कि गामा यहाँ कर दिया, आ गया होगा ना नीचे इसमें। हाँ तो उसको तुम इधर लाओगे ना वापस, T1 बाई T2 टाइम इधर लाओगे तो ये आएगा फिर वो। दिखाओ। जब उसको ओपन करोगे तो P1 बाई P2 गामा हो गया, गामा माइनस वन आ गया। T2 बाई T1 गामा माइनस वन हो जाएगा, तो इसको तुम उधर ले जाना। तो बन जाएगा T1 बाई T2 वन माइनस गामा। तो वन वाली टर्म कट जाएगी और ये आ जाएगा फिर। सो दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एक बार इसको रिवाइज करो, फिर इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। कोई डाउट है तो पूछ लो। क्वेश्चन 84 करो। 84 ऑन पेज 20।
सडनली का मतलब है फास्ट प्रोसेस, इट हैज टू बी एडियाबैटिक प्रोसेस, राइट? जो भी गिवन एक बार उसको लिखो, तुम्हें आइडिया लग जाएगा मैं क्या करना है। तो V2 जो है इनिशियल वॉल्यूम का 1/4 हो गया। कंप्रेशन है, एडियाबैटिक कंप्रेशन का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? कम नहीं। यस, डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव हो गया, टेम्परेचर विल राइज। टेम्परेचर विल राइज। हाँ, तो वर्क डन नेगेटिव अच्छा, है ना, बिकॉज डेल्टा यू पॉजिटिव हो जाएगी। डेल्टा यू पॉजिटिव हो जाएगा, टेम्परेचर विल राइज। तो उसने दिया भी है, कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर। तो वॉल्यूम एंड टी वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर इज बिन गिवन 27 डिग्री सेल्सियस, उसको कन्वर्ट कर लो 273 ऐड करके, तो 300 K हो जाएगा। T2 अपने को मांगता है, T2 निकालना है, गामा भी दिया हुआ है, और गामा की काफ़ी इजी वैल्यू दे रखी है ताकि तुम्हारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। फॉर्मूला ये वाला यूज कर लो, T1/T2 इक्वल टू V2/V1 गामा-1। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, T2/T1 इज इक्वल टू V1/V2 गामा-1, है ना। T2 अपने को चाहिए, T1 है 300, V1/V2 कितना है यहाँ से देखो, वी वन और बाई फोर ओ, 1/, अच्छा उल्टा V1/V2। कर दिया मैंने, है ना। हाँ okay। तो टू की पावर हाफ, टू मतलब की पावर हाफ हो गया ना, होल के पार। हाँ। टू टू कट जाएगा, 600 आ जाएगा। सो द न्यू टेम्परेचर इज 600 केल्विन, तो T2 - T1 निकाल लो, 300। 300 है ना। 320 क्यों आ रहा है? राइज इन टेम्परेचर पूछा था ना उसने। सी चेंज इन टेम्परेचर, चाहे वो केल्विन में हो चाहे डिग्री में, सेम आता है हमेशा। अगर तुम उसको डिग्री सेल्सियस में करोगे तब भी वही आएगा। डिग्री सेल्सियस में 27 एंड 327 आएगा, तो डिफरेंस विल बी ऑलवेज अगेन द सेम। श्योर हो गया। क्वेश्चन 81 देखो अब। केल्विन में करोगे, ये सारे फॉर्मूले केल्विन में है। प्रेशर को रेशो है प्रेशर का, इसलिए तुम एटमॉस्फेयर में छोड़ सकते हो। सिंस इन सारे फॉर्मूले में प्रेशर का भी रेशो आ रहा है, तो ऐसे ही सेम यूनिट में ले लो, एटमॉस्फेयर में ही छोड़ सकते हो, कट जाएगा यूनिट। सिर्फ ये डिसाइड करो कौन सा इक्वेशन इस बार यूज करना है।
तो प्रेशर एंड टेम्परेचर वाला यूज करो, है ना। टायर सडनली बर्स्ट हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर फॉल करता है 3.375 atm। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पास्कल में कन्वर्ट करना है, देयर इज नो पॉइंट हियर, बट यू शुड नो इट। तो तुम्हें मालूम है 1.013 10 to the power 5 पास्कल होता है। अप्रोक्सीमेटली 10 to the power 5 भी ले सकते हो, बट वो कट जाएगा, रेशो आएगा इसमें। एंड टेम्परेचर कितना है? 27 प्लस 273, 300 K। गामा इज 3/2। तो विच फॉर्मूला यू वांट टू यूज? अब P2 क्या होगा? जब टायर बर्स्ट हो रहा है तो उसकी एयर कहाँ जा रही है? उसकी एयर एटमॉस्फेयर में जा रही है, तो P2 कितना लोगे? 1 एटमॉस्फेयर। ATM। यस। P2 इनिशियल जो टायर का प्रेशर है वो तो ज़्यादा है ना, उसके अंदर गैस जो एयर भरी हुई है। जब वो बर्स्ट होगा तो वो एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, तो P2 1 हो जाएगा। अब फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? ये वाला, ये वाला कर लो यूज। इसको मैं उल्टा करके लिख देता हूँ, T2/T1 होल रेज टू पावर गामा इक्वल टू P2/P1 गामा -1। दोनों साइड की मैं पावर 1/गामा कर रहा हूँ, तो उससे क्या फायदा होगा? T2 आ जाएगा हमारा। दोनों साइड की पावर मैंने 1/गामा कर दी। जैसे स्क्वायर रूट लेते हैं ना, दोनों साइड की पावर 1/2 कर देते हैं। क्यूब रूट में दोनों साइड की पावर 1/3 कर देते हैं। फोर्थ रूट में 1/4 कर देते, मैंने गामा रूट ले लिया। दोनों साइड का गामा रूट ले लिया। अब वैल्यूज डाल दो। फिर P2 3.375 होगा ना? नहीं, P2 तो वही है P2 1 3.375। होगा। P2 दे रखा है अपने को ऑलरेडी। नहीं नहीं, P2 तो 1 हो P2 जाएगा। 1 होगा। P2 1 होगा, P1 होगा वो। अब सिर्फ ये देखना है इसमें कैलकुलेशन क्या है, कैसे होगी। T2 निकालना है, T1 300 है, P2 1 है, दिस इज 3.375 टू द पावर 3/2 -1/3/2। सर पूरी पावर 1/3 आ रही है तो फिर उसको कैसे निकालें? लॉग सिखाया था तुम लोग को, याद आ रहा है? हाँ। याद है? लॉग एंटी लॉग कैसे लेते हैं? नहीं पता होगा ना। 1/3 आ रहे हैं। यस सर। हम्म। हम्म। क्यूब है। क्यूब क्यों होगा? सर दोनों साइड स्क्वायर भी तो कर सकते हैं। तो फिर वापस स्क्वायर कैसे करोगे? क्यूब का। सर एक साइड 3/2 है, एक साइड हाफ है। तो वापस तो एंड में क्यूब रूट ही लेना पड़ेगा तुम्हें। तो T2 क्यूब आ जाएगा ना फिर। अल्टीमेटली करना तो पड़ेगा ही। हाँ, दैट्स फाइन। तो आर यू रेडी फॉर लॉग? बता दूं अभी? ओके सर। है ना। लोग क्या कहेंगे, इनको लॉग भी नहीं आता है। आता तो है थोड़ा सा। यही है ना, वैल्यू तो यही आ रही है ना सबकी। सर तो टेबल थोड़ी ना याद करनी होगी नहीं लॉग। नहीं, टेबल याद नहीं करनी होती है, चेयर पे बैठ के, टेबल पे बैठ के सॉल्व करना होता है क्वेश्चन। टेबल वो मिलेंगे जो तुम्हें। ब्रैकेट के अंदर है मेरा 300 × 3.375 होल रेस्ट 1/3 आ रहा है। ये कैसे हो सकता है? 300 तो बाहर बैठा हुआ है। हाँ 300 नहीं, लाइक आपने 1/3.375 लिखा है। मेरा हम्म। सिर्फ 3.375 आ रहा है। और वन पावर 1/3 नहीं आ रहा? हाँ वो भी आ रहा है बट फिर ब्रैकेट के अंदर का उल्टा है, फ्लिप्ड है। उल्टा कैसे हो सकता है? टेम्परेचर फॉल कर रहा है, कैसी बातें कर रहे हो तुम? एक सेकंड में चेक। T2 में निकालना है, T1 न्यूमरेटर में आएगा, तो उल्टा ही तो आएगा, ऐसे ही आएगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे लेते हैं। मान लो
लेट x इज इक्वल टू 3.375 टू द पावर 1/3 तुम्हें निकालना है। श्योर अभी तो प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें तो अलाउड है कैलकुलेटर, साइंटिफिक खटाखट हो जाएगा। तुम लोगों को शायद ये तो वैल्यू मिलेगी इसकी, या तुम्हें लॉग से करना पड़ेगा। दोनों साइड का लॉग ले लो, ठीक है। लॉग की प्रॉपर्टी मालूम है ना सबको। यस। तो ये जो पावर होती है बाहर आ जाती है, ठीक है। ये आ गया। अब जब भी लॉग देखा जाएगा तो सिर्फ ये जो दो पहले डिजिट्स हैं इसका लॉग देखोगे। लॉग टेबल में तुम्हें क्या करना है बताता हूँ मैं। लॉग टेबल में जाओ, वहां पे जो फर्स्ट कॉलम होगा ना, वहां पे कहीं ना कहीं 33 आ रहा होगा पहले वाले कॉलम में। उस कॉलम में आगे जाओ हॉरिजॉन्टली रो में, और नेक्स्ट डिजिट 7 है। 7 के बिलो देखो क्या नंबर आ रहा है, वो नंबर मेरे को बताओ। लॉग टेबल में मोबाइल में भी खुल जाएगा लॉग टेबल। जो फर्स्ट कॉलम है वहां पे 33, उसके आगे सीधा चलो ऊपर देखो वहां पे 7 के नीचे कौन सा नंबर है। एक नंबर यहाँ पे लिखा होगा, बताओ। 4 डिजिट का कोई नंबर होगा। मिल गया। मिला तुम्हें लॉक टेबल में? हम्म। लॉक टेबल में देखो ना। लॉक टेबल नहीं है। फर्स्ट कॉलम में 33 और उसके नेक्स्ट 7 के नीचे एक 4 डिजिट का एक कोई नंबर होगा। 5276। 5276, ठीक है। अब उसी में आगे यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा होगा मीन डिफरेंस और बहुत छोटा छोटा लिखा होगा। तो वहां पे एक 5 होगा नंबर, लास्ट डिजिट जो है ना इसकी। उसमें नीचे जरा देखो, एक सिंगल डिजिट या डबल डिजिट का नंबर होगा एक। सो मच मेहनत। कोई बात नहीं, सीख लो ना एक बार, बाद में तो फिर कर ही लोगे। तुम तो 6 लिखा है। मेहनत से तुम घबराती नहीं हो वैसे ही मुझे मालूम है। अब इन दोनों नंबर को ऐड कर दो। 5276 प्लस 6 कितना हो गया? ये आ गया 5282 आ गया। I'm just going to the washroom. हम्म। और इस नंबर को यहाँ पे लिखो 5282, और डेसिमल आगे लगा देना है यहाँ पे। और फिर इसको 3 से डिवाइड करो, डिवाइड कर कर देखो क्या आ रहा है। तो log x आ जाएगा। ये आ जाएगा। 1/3 बार था ना, 3 से डिवाइड कर दिया। ये जो नंबर यहाँ पे आया इसको हमने 6 को इसमें ऐड किया। हाँ, 6 को ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा उसमें आगे डेसिमल लग जाता है यहाँ पे। और फिर 3 ऑलरेडी था, उससे मैंने इसको डिवाइड कर दिया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई नंदिनी? पता लगा क्या किया है? मेरी बैटरी चली गई थी लैपटॉप की। हाँ, तो देखो ऐसा हुआ कि हमने 33 का 7 पे लॉग देखा, उसकी वैल्यू थी 5275, 7 कॉलम 33 वाला रो। फिर हम्म। उसके आगे जो फोर्थ डिजिट है 5, उसके नीचे देखा मीन डिफरेंस वो 6 था। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। ऐड करने पे 5282 आया। तो जो नंबर आएगा उसके आगे डेसिमल लगा देते हैं लॉग में। लॉग में हमेशा नंबर डेसिमल के आगे लगता है लॉग लेने के बाद। अब ऑलरेडी 3 नीचे था, तब हमने उसको 3 से डिवाइड कर दिया, हम यहाँ पहुंच चुके हैं। अब मुझे x चाहिए, तो मैं दोनों साइड का एंटी लॉग लूंगा, लॉग को इधर ले जाएंगे
तो जब लॉग को उधर ले जाते हैं उसको बोलते हैं एंटी लॉग। अब एक और टेबल होगी तुम्हारी एंटी लॉग की, वो देखनी है हमें। इसको 4 डिजिट तक ले लेता हूँ मैं, चाहो तो उसको राउंड ऑफ कर देंगे तो 6 1 हो जाएगा। एंटी लॉग की टेबल में डेस जो फर्स्ट कॉलम है ना, वहां पे तुम्हें देखना होगा, और वो जो नंबर आएगा उसको मैं हटा रहा हूँ। सर आपका 5276 कैसे आया था? वो 33, 33 यहाँ था, और 7 यहाँ। 33 का 7 पे देखा था हमने। अच्छा। ओके। और फिर जो एंड की डिजिट 5 है उसका मीन डिफरेंस 6 आया था, फिर दोनों को ऐड कर दिया था हमने, ये आया था 5276। दोनों को ऐड करके डेसिमल आगे लिख दिया था हमने। अब एंटी लॉग ले, हाँ, अब एंटी लॉग की टेबल देखो। एंटी लॉग की टेबल में यहाँ पे कहीं ना कहीं तुम्हें मिलेगा 0.17। 0.17 यह है फर्स्ट कॉलम में। उस और यहाँ पे 0.7 के आगे 6 है। 6 के नीचे देखो एक नंबर लिखा होगा, और फिर 1 का मीन डिफरेंस यहाँ पे लिखा होगा। बताओ। एंटी लॉग की टेबल में 0.17 फर्स्ट कॉलम में, 6 के नीचे ही यहाँ पे कोई नंबर है, क्या नंबर है? 1500, बरोबर है। और यहाँ पे 1 के नीचे क्या मीन डिफरेंस है? एक छोटा छोटा मीन डिफरेंस लिखा होगा। 0। ठीक है, तो ये एंटी लॉग हमारा आ गया है। एंटी लॉग जब हम लेते हैं तो हमेशा एक डिजिट के बाद डेसिमल लगता है। हमारा आ रहा है 1500, तो एक डिजिट को छोड़ के हमने डेसिमल लगा दिया, इंटू 10 की पावर जो यहाँ पे होता है ना, वो यहाँ पे लिखी जाती है। तो एंटी लॉग हमारा 1.5 आ गया। हमने एक ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन तुम ऐसा करो 15 क्यूब निकालो अपने मोबाइल से एक बार। 15 × 15 × 15 करके देखो क्या आ रहा है। आ गया ना? ये है लॉग का कमाल। बिना कैलकुलेटर के हमने लॉग से 3.375 का क्यूब रूट निकाल दिया, 1.5। तो ये हो गया T2 इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाय 1.5। T2 कितना आ गया? 200 केल्विन। सो द फाइनल टेम्परेचर इज 200 केल्विन। हमने ध्यान नहीं दिया, वरना 15 का क्यूब, क्यूब 3.375, 1.5 का क्यूब। चलो अच्छा हुआ, इस बहाने लॉग भी दोबारा देख लिया तुमने कैसे निकलता है लॉग। तो डिक्रीज फॉल इन टेम्परेचर कितना हो गया? पहले कितना था? 300, अब हो गया 200, -100। कितना था पहले? 300 था पहले। टेम्परेचर फॉल पूछा है ना उसने। तो पहले टेम्परेचर 300 था, अब हो गया माइनस, अब हो गया 200, मतलब -100 डिग्री सेल्सियस हो गया, इतना टेम्परेचर फॉल हुआ है। तो ये क्वेश्चन बिना लॉग के भी हो सकता था, बिकॉज 15 का क्यूब था 3375। दैट मीन्स 15 इज इक्वल टू 3375 का क्यूब रूट। ये हो जाता। लॉग से भी वही आ रहा है, लॉग से देखो तो 2 डेसिमल प्लेस तक सेम आंसर आया, करेक्ट आंसर आया तुम्हारा। ये कौन सा 81 था ना क्वेश्चन ये? T2 भी कर लो। क्वेश्चन 82।
हो गया। डायरेक्ट है ना ये तो। ठीक। 15 था ना पहले। 273 ऐड किया, 288। V2/V1 8 दिया हुआ है, तो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे। T1 V1 गामा -1 इक्वल टू T2 V2 गामा -1, तो T2 आ जाएगा यहाँ से। T1 V1/V2 गामा -1। V1/V2 कितना है? 8, 1/8। कितना? 5/3 है। V2/V1 is 8. हाँ, तो 8 की पावर 2/3 होगी ना, तो 288 डिवाइड बाय 2 का क्यूब हो गया 8, 2/3। 288/4। फाइनल टेम्परेचर इज 70। 72 होगा ना? हाँ, 72। तो डिक्रीज कितना हुआ? टू वन। दैट इज द फॉल इन टेम्परेचर। ठीक है, तो दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस हमारा हो गया खत्म। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देखा कि इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। If we supply heat to a system, then part of it does work and the rest increases the internal energy of the system. But first law of thermodynamics does not tell us that can we convert entire amount of heat into useful work or not. Okay? So it's a drawback of first law of thermodynamics that it can't tell us that how much work will be obtained from the heat. Can we convert entire heat into work, useful work or not? वर्क को तुम कंप्लीटली हीट में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे हम हाथ को रब करोगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हीट प्रोड्यूस होगी। बट बाई पुटिंग योर हैंड्स इनटू हॉट हायर टेम्परेचर, कैन यू मेक यू वर्क? रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। So that's nothing but second law of thermodynamics, which tells us that it's impossible to convert complete amount of heat energy into useful work. लिख लो statement of second law of thermodynamics.
अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, it's impossible to convert it's impossible to convert total heat total heat energy into useful mechanical work into useful mechanical work. देखो, वर्क को हीट में कन्वर्ट करने के लिए डोंट नीड सोफिस्टिकेटेड मशीन्स, बट टू कन्वर्ट heat energy into work we required a machine called heat engine. Heat engine is a device which converts heat energy into useful work. And there's no heat engine which can completely convert heat into mechanical work. Only 45%, 46%, at the most 50% heat is converted into mechanical work by heat engine. बाकी सारा loss होता है. So there's no machine, no heat energy, no heat engine which can convert total heat into useful mechanical work. That's second law of thermodynamics. तो हीट इंजन जो होता है उसमें चार प्रोसेसेस होती हैं. ए टू बी, एक ए से बी गए हम, फिर बी से सी जाएंगे, फिर वापस सी से डी, एंड देन डी टू ई. दिस इज साइक्लिक प्रोसेस. साइक्लिक प्रोसेस मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी कि इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम इज द सेम. दिस नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी. तो इसमें दो प्रोसेस एडियाबैटिक हैं, दो प्रोसेस आइसोथर्मल हैं. तो एडियाबैटिक और आइसोथर्मल में पता लग पा रहा होगा, जो फ्लैट है ऑलमोस्ट कम स्टीपर है वो आइसोथर्मल है, जो स्टीप है वो एडियाबैटिक है. तो द फर्स्ट प्रोसेस इज ए टू बी. ए टू बी प्रोसेस कौन सी हुई? वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है. देखो, ए से बी का वॉल्यूम ज्यादा है, so it is isothermal expansion. B2C स्टीप हो गई लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है. एडियाबैटिक एक्सपेंशन. C2D, वॉल्यूम कम हो रहा है. आइसोथर्मल कंप्रेशन. D2A में भी वॉल्यूम कम हो रहा है, बट इट इज एडियाबैटिक कंप्रेशन. तो किसी भी हीट इंजन में ये चार प्रोसेसेस होती हैं. से नॉर्मल पेट्रोल इंजन है, मोटरसाइकिल का, स्कूटर का, कार का. तो फ्यूल बर्न होगा इनसाइड द पिस्टन सिलेंडर. बर्न होने पे वो एक्सपैंड करेगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा, एंड चारों प्रोसेस फॉलो होती हैं. जब फ्यूल बर्न होता है तो उस प्रोसेस में ये जो आइसोथर्म है ये हाई टेम्परेचर पे होता है. फ्यूल का टेम्परेचर कई 1000 डिग्री सेल्सियस में चला जाता है. जब फ्यूल बर्न होता है तो हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम. फिर वो बर्न आउट फ्यूल प्रेशर लगाता है, उस प्रेशर से पिस्टन नीचे पुश होता है. पिस्टन नीचे पुश होता है तो उससे क्रैंक और उससे शाफ्ट से व्हील रोटेट करता है. तो वी गेट सम मैकेनिकल वर्क, यूजफुल मैकेनिकल वर्क हमें मिलता है. और फिर उसके बाद पिस्टन वापस ऊपर जाता है एंड इंजन का वॉल्व खुलता है और उससे एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल जाती हैं, बर्न आउट गैसेस एट लो टेम्परेचर. सो उसको बोलते हैं
सिंक. सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन ए हीट इंजन. फ्यूल को बर्न करके हीट मिलती है Q1. देन मैकेनिकल वर्क इज W, एंड द रिमेनिंग gases go out of the engine. उनका भी काफ़ी टेम्परेचर होता है. जो एग्जॉस्ट से गैसेस निकलती है उनमें भी काफ़ी ज़्यादा हीट निकलती है. एट द सेम टाइम उसमें कुछ अनबर्न्ड फ्यूल भी होता है, इसलिए एफिशिएंसी ऑफ इंजन बहुत ज़्यादा नहीं होती. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एन engine, and the best engine possible is called Carnot cycle engine. और उस साइकिल में 4 प्रोसेस होती है. एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन. एफिशिएंसी पे न्यूमेरिकल आएंगे. कराए नंदनी ये सारा. यस सर। किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? आउटपुट बाय इनपुट, है ना. हमें आउटपुट क्या मिल रहा है और इनपुट हमने क्या किया है. और उसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. नहीं करना तो उसको ऐसे छोड़ सकते हैं. तो यहाँ मुझे बताओ हीट इंजन में आउटपुट क्या है. फ्यूल तो बेसिकली हो गया इनपुट, जो अमाउंट ऑफ हीट हमने सप्लाई की है हाई टेम्परेचर पे. आउटपुट है मैकेनिकल वर्क. मैकेनिकल वर्क बाई Q1 इंटू 100. 100 हम तभी लिखें जब हमें परसेंटेज में करना है. एंड एक और चीज, इसका तुम लाइन डायग्राम भी बना सकते हो. हाई टेम्परेचर से हमने हीट सप्लाई किया Q1, फिर मैकेनिकल वर्क मिला, और लो टेम्परेचर पे वो हीट इजेक्ट हो गई. लो टेम्परेचर हमेशा सिंक का होगा, हाई टेम्परेचर हमेशा सोर्स टेम्परेचर होगा. ये सारे टेम्परेचर केल्विन में लिए जाएंगे एब्सोल्यूट स्केल में. ये लाइन डायग्राम हीट इंजन का है. तो एज सच एनर्जी कंजर्वेशन वुड बी देयर. Q1 will be equal to W plus Q2. यहाँ से हम W निकाल सकते हैं, विच वुड बी Q1 माइनस Q2. इसमें रिप्लेस कर दो. एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला ये भी हो गया. दिस हाउ यू कैन फाइंड एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन. In fact, there's a result which is T1 by T2 is always equal to Q1 by Q2. इसको हम यूज कर सकते हैं. तो इसको अगर यूज करोगे तो एक और फॉर्मूला बनेगा T1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1 इंटू 100. सो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर हीट इंजन की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 1 - T2/T1 × 100. अब मुझे यहाँ से तुम बता सकते हो इस फॉर्मूले को देख के कि किसी भी सिचुएशन में हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% क्यों नहीं होगी. ये 100% कब बनेगा? जब T2/T1 क्या होगा? 0. 0. अब T2/T1 0 का मतलब क्या हुआ? T2 0. 100% एफिशिएंसी के लिए T2/T1 0 होना चाहिए. वो तभी पॉसिबल है या तो T2 0 केल्विन हो. तो ये तो है नहीं कि तुम 0 केल्विन में जाके स्कूटर या गाड़ी चलाओगे. या सराउंडिंग फिर टेम्परेचर. वेरी वेरी लेस कंपेयर टू T1. हाँ तो फिर दिल्ली में गाड़ी मत चलाओ, वहाँ जाओ अंटार्कटिका, वहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए वहाँ पे रहना शुरू करो. वहाँ पे तुम गाड़ी नहीं चला सकते, आई से सारा. या फिर T1 बहुत ज़्यादा होना चाहिए. T2, हाँ, मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर आउटसाइड का.
T1 inside the engine. अगर T1 तुमने इनफाइनाइट कर, तुम्हारा इंजन ही मेल्ट हो जाएगा. There has to be a good metal which can withstand that kind of temperature. तो इंजन ऐसे मटेरियल का बनाओ जिसमें कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर विथस्टैंड हो जाए. तो वो भी पॉसिबल नहीं है. इसीलिए किसी भी इंटरनल कंबशन इंजन की एफिशिएंसी ज़्यादा नहीं होती. अगर हम 100 रुपीज़ का पेट्रोल डाल रहे हैं, मतलब 50 रुपीज़ ही हमें आउटपुट मिल रहा है, बाकी सारा वेस्ट हो रहा है. तो दिस इज हीट इंजन. रेफ्रिजरेटर कराया? यस, सिलेबस से हट गया वो. नंदिनी, पर आई डोंट थिंक करवाया है तुम मुझे। तुम ही हो जो रेगुलर क्लास में आती हो, स्कूल जाती हो? नहीं. तो अब थोड़ा शुरू कर दिया है जाना। हाँ, तो इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ मैं तो तुम्हारी आई डोंट तारीफ. हाँ, आई तुम्हारी डोंट थिंक। तारीफ कर रहा हूँ मैं तुम्हारी. तो एकदम पूछ रहा कि तुम ये कराए नहीं कराए रेफ्रिजरेटर. तुम्हें पढ़ा है शौर्य? रेफ्रिजरेटर पढ़ा है? याद ही नहीं है तुम्हें तो. चलो एसी, रेफ्रिजरेटर का नाम भी नहीं ठंड लगेगी है ना, ठंडा हो रहा है अभी यहाँ पे. रेफ्रिजरेटर में उल्टा रिवर्स रिवर्स साइकिल होता है. जो अभी अभी क्लॉकवाइज प्रोसेस है ना, क्लॉकवाइज प्रोसेस में मैंने बताया था वर्क डन पॉजिटिव होता है. तो रेफ्रिजरेटर या हीट पंप में रिवर्स कार्नोट इंजन हो जाता है. देख लेना, कराया हो तो मैं करा दूंगा, उसमें कुछ नहीं है. अभी इसके क्वेश्चन कर लेते हैं. दीक्षा का तो ये हटा ही दिया सिलेबस से, तुम्हारा भी हटा दिया ना ये सारा. चलो, अच्छी बात है, तुम फिर भी क्लास में आ रहे हो. जेई में तो आएगा सारा ये. काफी क्वेश्चन आते हैं इससे जेई में. सेकंड लॉ नहीं आता जेई में इतना ज्यादा, बट फर्स्ट लॉ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं पेपर वन में. केमिस्ट्री में फर्स्ट लॉ तो है, सेकंड नहीं है शायद. स्टेटमेंट होगा, वो नहीं है पूरा. क्वेश्चन 88 करो. क्वेश्चन 88. हम्म. द टेम्परेचर द सोर्स एंड द सिंक आर गिवन है ना, T1 T2. सोर्स हमेशा हाई टेम्परेचर होगा. T1 दिया है कितना, 500 K. T2 इज सिंक एट लो टेम्परेचर 375 K. अब क्या बोल रहा है वो? द इंजन कंज्यूम दिस मच ऑफ एनर्जी पर साइकिल, मतलब Q1 दिया हुआ है 25 इंटू 10⁵ ठीक है, Q1. फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ इंजन. तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लो. इंजन की एफिशिएंसी कितनी है, टाइम टेम्परेचर वाला फॉर्मूला यूज कर लो. 1 - T2/T1 इंटू 100.
क्या आ रहा है देखो। हम्म स्ट्रेट अवे फॉर्मूला यूज कर लो। T1 पता है, T2 पता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 1 - T2 विच इज 375, T1 इज 500 into 100। हम्म 175/5, हाँ सॉरी 125/5। 125। हम्म 25। 25%। ये तो एफिशिएंसी आएगी। सेकंड पार्ट क्या है? वर्क डन पर साइकिल मांगता है ना? तो वर्क डन पर साइकिल के लिए क्या कर सकते हैं? हाँ, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। इफिशिएंसी है 25%। डब्ल्यू हमें चाहिए, Q1 हमें मालूम है कितना है, 25 × 10⁵ into 100। ये रहेगा W/Q1 × 100 वाला फॉर्मूला यूज करो। डब्ल्यू आएगा 625 × 10⁵ या 6.25 10⁵। ये वर्क डन आ गया। हीट रिजेक्टेड टू द सिस्टम भी निकाल सकते हैं अगर पूछा होगा तो। पूछा है? हम्म सो हीट रिजेक्टेड पर साइकिल वुड बी Q2 विच इज Q1 - W। Q1 था 25 10⁵। ये है 6.25 इंटू 10⁵। कितना आ गया ये? 18.75 इंटू 10⁵ जूल। - 89 करो। हो गया? नहीं, Q1 दिया हुआ है 89 में। एंड हीट फ्रॉम रिजर्वायर मतलब हाई टेम्परेचर T1 दे रखा है 627। एंड लोअर टेम्परेचर दे रखा है 27, सिंक का टेम्परेचर। T1 दे रखा है, T2 दे रखा है, और Q1 दे रखा है।
87 है ना? 89। हायर टेम्परेचर में तो रिजर्वॉयर का जहाँ से हीट हम विड्रॉ कर रहे हैं 627 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें 273 ऐड करो, T1 हो जाएगा 900 K, and it is rejected to the sink. T2 is a lower temperature. 273 plus 27, that is 300 K. Heat taken, that is Q1, has been given 3 into 10 to the power 6 calories. Calories में solve कर लो इसको. Find the work done by the engine. तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो. T1 by T2 is equal to Q1 by Q2, right? T1 कितना है? 900. T2 is 300. Q1 दिया हुआ है और Q2 को रिप्लेस कर दो Q1 माइनस डब्ल्यू से. डब्ल्यू आ जाएगा, Q1 दे रखा है. नहीं, हाँ, वर्क डन कैलोरीज में ही आएगा. जिसमें तुमने Q1 लिया उसमें डब्ल्यू भी आएगा. उसको पहले तो तुम उसको जूल में करोगे तो जूल में कर लो कन्वर्ट फिर. सो 3Q1 माइनस 3W is equal to Q1. So 3W is equal to 4Q1. नहीं, गलत कर दिया. 2. 3W is 2Q1. 2 by 3 into Q1. So W would be 2 into 10 की पावर 6 कैलोरीज. इसको जूल में अगर कन्वर्ट करना है तो से मल्टीप्लाई कर लो 4.2 से. जूल में आ गया वर्क 8.4 10 to the power 6 जूल. नाइन्टी वन देखो, या 90 कर दो पहले. 90. क्वेश्चन 90. एफिशिएंसी 1/6 दे रखी है इसने. मतलब उसने परसेंटेज में नहीं दी, बिना उसके दिए फ्रैक्शन ना. इनिशियली एफिशिएंसी कितनी है? 1/6. दिस इज 1 माइनस T2/T1, है ना? दैट इज T2/T1 इक्वल टू 1 माइनस 1/6. सिंस परसेंटेज में नहीं था तो मैंने 100 को हटा दिया. एफिशिएंसी इज 1 माइनस T2/T1. अब तुम टेम्परेचर ऑफ सिंक, सिंक क्या होता है? T2, लोअर टेम्परेचर इज सिंक. उसको अब रिड्यूस कर दो तो ऑब्वियसली बात है एफिशिएंसी बढ़ जाएगी.
बिकॉज व्हेन द सराउंडिंग टेम्परेचर रिड्यूसेस एफिशिएंसी इंक्रीज होगी. सो द न्यू फॉर्मूला क्या होगा? 1/3 हो गई एफिशिएंसी, 1 - T2. अब T2 जो है कितना हो गया इनिशियल वाले से? T2 -65 है ना? नहीं, यार T1 - 65. नहीं नहीं, T1 तो सोर्स का होता है, सिंक का टेम्परेचर कम कर रहा है ना ये तो. तो हमें इनिशियल फाइनल तो T1 निकालना है ना. हाँ, T1 निकालना है हमें. T1 सेम रखा है हमने. तो T2 - 65/T1 is equal to 1 - 1/3. That is T2 - 65/T1 is 2/3. ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई. अब फाइंड क्या करना है इसमें? इनिशियल फाइनल टेम्परेचर. हम्म तो या तो दोनों को डिवाइड कर दो, उससे T2 आ जाएगा. अदरवाइज सेकेंड इक्वेशन को और अलग अलग कर लो. T2/T1 -65/T1 इक्वल टू 2/3. और T2/T1 की वैल्यू डाल दो. T2/T1 इज 5/6. तो 5/6 -2/3 इज इक्वल टू 65/T1. 1/6 इज इक्वल टू 65/T1. तो T1 आ गया 390. And you can find T2 also then. T2/T1 5/6 है. क्या आ रहा है काव्य? फिर कर रही हूँ. फॉर्म में आ जाओ, तुम्हें अब टॉप करना है अपनी क्लास में. जिया हो गया? एक सेकंड. तो 325. हाँ. हम्म हम्म ठीक है. सो दैट इज इट. नेक्स्ट क्लास में हम आगे करेंगे. नेक्स्ट क्लास में या तो अगर तुम वो कर लेंगे फिर, अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कराया नंदिनी, वो कर लेंगे यस. लास्ट लास्ट टॉपिक. फिर 325 है ना T2. हाँ राइट, वही है. ऑल राइट, एंड इन द क्लास. सी ऑन फ्राइडे. थैंक यू. बाय.